लिखिए, ऐसे व्यंजन वर्ण, ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करने पर वायु मुख में विभिन्न स्थानों को बहुत हल्का सा स्पर्श करती है। अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। करने पर वायु क्या करती है, मुख में विभिन्न उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है। लेकिन कैसे स्पर्श करती है, बहुत हल्का सा स्पर्श करती है। तो वहां पर कौन से व्यंजन वो कहलाते हैं, अंतस्थ व्यंजन। उसमें कौन कौन से आएंगे, या, रा, ला और वा। ये अंतस्थ व्यंजनों की अगर संख्या पूछी जाए टोटल कितनी है, 4 है। ठीक है, आगे नेक्स्ट लिखो। दूसरी हेडिंग डाल लीजिए, ऊष्म व्यंजन। इसमें लिखिए, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा उच्चारण स्थान को जिह्वा उच्चारण स्थान को समीप से समीप स्पर्श करती हुई या उच्चारण स्थान के मध्य घर्षण करती हुई बाहर निकलती है।
स्थान के मध्य घर्षण करती हुई, बाहर के पहले लिख लो वायु, वायु बाहर निकलती है। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये लिख दीजिए, कहते हैं ऊष्म व्यंजन कहते हैं। मतलब हमारे क्या है, पांच उच्चारण स्थान है जो मैंने बताए थे आपको कल, जैसे कंठ है, मूर्धा है, तालु है। जैसे ये क्या है आपका गले के पास, ये कंठ होता है। कंठ के जैसे ऊपर आएंगे तो आपके दांतों का जो ऊपर वाला भाग है, आगे वाला, उसके पीछे वाला जो भाग है उसको मूर्धा कहते हैं, और आगे वाले भाग को क्या कहते हैं, तालु कहते हैं। इसके बाद जीभ तो जानते हो, दांत भी जानते हो, ओठ भी जानते हो, ठीक है। तो ये क्या है, कंठ है, मूर्धा है, तालु है, ओष्ठ है, दंत है। इनसे ये क्या है, हमारे उच्चारण स्थान है। इनके माध्यम से ही हम वर्णों को क्या करते हैं, उच्चारित करते हैं। तो जिसमें से ऊष्म व्यंजन जो है वो क्या होते हैं, जैसे ही जिह्वा क्या करती है, उच्चारण स्थान को समीप से स्पर्श करती, जबकि उसमें क्या था कि हल्का सा स्पर्श करती है। हल्का सा स्पर्श करने में बिल्कुल हल्का सा स्पर्श करेगी, और समीप से स्पर्श करने का मतलब है कि उसमें जोर ज्यादा लगेगा। समीप से स्पर्श करती है या क्या करती है, उच्चारण स्थान के मध्य घर्षण करती। घर्षण करने का मतलब क्या होता है, पास से बिल्कुल होकर जाना, ठीक है। तो अब जैसे बोला सा, अब सा बोलो तो सा में जीभ ऊपर जा रही है, पूरा टच होके आती है, तालू से ऊपर टच होके आ रही पूरी। तो ये जो सा है, इसको जब बोलेंगे, उसका उच्चारण करेंगे, तो जीभ हमारी उच्चारण स्थान को बिल्कुल समीप से स्पर्श करते हुए आ रही है, ठीक है। तो वो जो भी व्यंजन ऐसे होंगे जिनको समीप से स्पर्श करते हुए जिह्वा बाहर वायु आ रही होगी, तो वो हमारे कौन से व्यंजन कहलाएंगे, ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। उनकी संख्या कितनी है, टोटल 4 है। और ऐसे अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी थी, वो भी 4 थी। कौन कौन से, तालव्य ये वाला है, सिटी वाला सा, और इसके नाम ये वाला आपका दंत सा है, ठीक है। हाँ, और ये वाला मूर्धा सा है, ठीक है। अभी सब बता रहे हैं। ये आपका जो है, ये आपका कंठ से बोला जाता है, हा जो बोलते हैं कंठ से बोलते हैं, ठीक है। अभी सारे बताऊंगी कहाँ से कौन क्या बोला जाता है। तो ये वाला जो सा है आपका, जैसे हा बोलते हो, अब हा बोलो तो अंदर से आवाज आ रही है ना, हाँ। अब जब ऐसा तो नहीं कि दांत से बोल रहे हो, ओठ से बोल रहे हो, सारी आवाज अंदर, तो वो तो वायु तो अंदर से आ ही रही है, लेकिन किसी ना किसी उच्चारण स्थान को स्पर्श कर, रा बोलो, रा अंदर से ही आ रहा है क्या, जीभ नहीं एक भी हिलनी चाहिए तुम्हें, क्यों नहीं होता है, जीभ पकड़ लो, बोलो रा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप तो कह रहे हो ना सब आवाज अंदर से आ रही है। आवाज थोड़ी अंदर से आती है, हमारे मुख से क्या निकल रही, वायु निकलती है, वो ध्वनि कहलाती है। उस ध्वनि को, जैसे मैंने बोला, आप क्या बजा, बांसुरी बजाते हो, बांसुरी बजाने में काफी सारे उसमें ऊपर छेद रहते हैं ना, क्यों रहते हैं, कभी जब उसको अगर बांसुरी बजाने वाले को देखो, कभी बांसुरी बजाते हैं तो कभी वो 3 छेदों को दबा लेंगे, कभी एक खोल देंगे, कभी तो पूरे दबा लेंगे, क्यों दबाते हैं, पूरे खोल दें, तो पूरे खोल देंगे तो क्या होगा, एक जैसी आवाज जाएगी ना। और जब 4 दबा ली, एक खोला तो 4 से दब गई, तो वायु जो हमारे मुख से निकली वो एक ही से निकलेगी, तो उसकी ध्वनि अलग होगी। जब चारों को खोल देंगे उसकी ध्वनि अलग होगी। ऐसे ही आपके क्या है, जैसे ही हमारे मुख से वायु निकल रही है, तो जिस स्थान से टकरा कर निकलेगी तो वैसे ही आवाज निकालेगी। सबकी आवाज एक जैसी नहीं, जैसे का बोला तो का बोलने में अलग आ रहा है, रा बोलोगे तो हमारे मुंह में अलग वो आ रहा है, सा बोलोगे, ये वाला सा तो तालू में स्पर्श करेगी, ये वाला सा बोलोगे तो दांत स्पर्श होंगे, ठीक है। फा बोलो, अब फा कहाँ से बोल रहे हो, आपके उच्चारण स्थान, किस उच्चारण स्थान को स्पर्श किया जा रहा है, होंठ स्पर्श हो रहा है ना। अब होंठ को ना चलाओ, तुम ऐसे बोलो, मुंह खुला रहने दो, मुंह से आवाज आ रही है, अब फा बोल के दिखाओ कि ये नहीं तुम्हें हिलने चाहिए होंठ, हो पाएगा ऐसा, नहीं हो पाएगा। मतलब यही है कि हमारे उच्चारण स्थानों के माध्यम से ही टकराकर वायु बाहर आती है, और उसी से ही वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, ठीक है। छोटे में बहुत वो कह के किया होगा ना, फूफा,
फूफा बोलते हैं तो फूफा बोलने से क्या है, जैसे मुंह में क्या भर लेते थे पहले बच्चे, क्या करते थे, पंजीरी, अब उसको भरने के बाद बोलते थे फूफा, तो फूफा बोलने से क्या होगा, पूरी बाहर निकल आती थी। और कोई वर्ड क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि और वर्ड बोलने से नहीं निकलेगी, सा बोलो, पा बोल, का बोलो तो नहीं निकलेगा, फा क्या है, मुंह के बिल्कुल बाहरी भाग से निकल रही है ये आवाज, इस वजह से क्या है, और तो सीधे क्या निकल आता था बाहर, सामने वाले के मुंह पे ही गिरता था जाके, है ना, तो वो जानबूझ के ऐसा करते थे। हमने किया तो नहीं, हमने देखा है, लेकिन ठीक है, ये लिख गया उस व्यंजन तक। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट डाल लीजिए। नोट लिखो, इसमें लिखो चा, कॉमा छा, कॉमा जा, कॉमा झा। चा छा जा झा को स्पर्श संघर्षी स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, इसमें लिखिए जब एक व्यंजन आधा तथा दूसरा व्यंजन पूरा होता है तो संयुक्त व्यंजन का संयुक्त व्यंजन का निर्माण होता है। इसमें पहला वर्ण आधा तथा दूसरा वर्ण पूरा होता है। पहला वर्ण आधा तथा दूसरा वर्ण पूरा होता है। मैंने क्या बोला है, इसमें क्या होता है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, जब क्या होता है, एक व्यंजन आधा हो, फैन बंद कर दो ये वाले, अरे उसको ही बंद रहना तो भाई, नहीं फिर वो ये नहीं चल पाएगा। जब एक व्यंजन क्या हो, आधा हो, और दूसरा व्यंजन क्या हो, पूरा हो, तो वहां पर कौन सा कहलाता है, संयुक्त व्यंजन कहलाता है। मतलब दो, जिसमें से जैसे मैंने लिखा छा, त्रा, ज्ञा और स्रा, इतने जो व्यंजन है आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते। छा किससे बनता है, बताएगा कोई, कौन सा सा रहता है, हैं? त्रा में बताओ, ज्ञा में,
स्रा में देखो ये क्या है, आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसमें मैंने का के नीचे क्या लगाया है, जो ऐसे लाइन खींची, इसको क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है, वो वर्ण आपका क्या है, आधा है। तो किसी भी संयुक्त व्यंजन में पहला वर्ण क्या होगा, हमारा आधा होगा, और दूसरा क्या होगा, पूरा होगा। तो उसको क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जो छा छत्री है वो किससे मिलकर बना हुआ, का और सा से, जिसमें आधा का है और पूरा सा है। इन दोनों से मिलकर छा छत्री बना है। त्रा किससे बना है, आधा ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा किससे बना है, जा आधा जा और इया से। स्रा किससे बना है, आधा सा और रा से। अगर ये यहाँ कहीं हलंत लगा के आपने नहीं बनाया, आपको पेपर में पूछेगा ऐसे कि स्रा किससे बनता है और सा प्लस रा दे दिया, तो ये आपका क्या है, गलत है। अभी क्यों गलत है, जब तक हम इसमें हलंत नहीं लगाए, क्योंकि ये पूरा सा लिख गया और इसका अर्थ स्रा नहीं निकलेगा, इसका अर्थ निकलेगा ऐसे, ये निकलेगा, सर निकलेगा, ठीक है। तो इसलिए इस चीज का बहुत ध्यान देना है। कभी कभी हलंत आपको यहाँ पर लगा कर दे देगा। तो संयुक्त व्यंजन में हलंत हमेशा पहले वाले वर्ण में लगता है, ना कि बाद वाले में, ठीक। तो नहीं, पीछे नहीं पीछे लगा है तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये फिर ये आधा हो जाएगा, ये वर्ण पूरा पूरा हो जाएगा। फिर अगर ये बनेगा तो ऐसे बनेगा, ये वाला स्रा कहलाएगा, ठीक है। तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा हलंत हमारा कहाँ आएगा, ठीक है। इनको लिख लीजिए चारों को। टोटल इनकी संख्या कितनी होती है, 4 ही होती है आपकी, छात्रा ज्ञा स्रा। गई 25, देख रहे हो कहाँ सो रहे हो सब लोग। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। अंतस्थ व्यंजन की 4, ऊष्म व्यंजन की, संयुक्त व्यंजन की 4, ठीक है। क्लियर हुआ। तो अभी हम संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हमारे, छा, त्रा, ज्ञा और स्रा। इसके बाद ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4, कौन कौन से, सा 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 और हा। और इसके बाद ये कितने हैं आपके, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, 4 है, या है, रा है, ला है और वा है। इनको सबको हमें याद रखना है। स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 है। स्पर्श व्यंजनों में कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है, 5 वर्गों में। कौन कौन सा, का वर्ग, पचा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में, ठीक। ठीक है, अब आगे हेडिंग डाल लीजिए। उच्छिष्ट व्यंजन, इसमें लिखना है वे व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है, उन्हें उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं।
इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन इन व्यंजनों को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। उच्चारण में जिह्वा झटके से ऊपर की ओर उठती है, उन्हें क्या कहते हैं? उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आप बोल के देखो इसको, डा, झटके से ऊपर जाती नीचे आती, डा, और इसके बाद ढा। डा और ढा बोलने पर हमारी जिह्वा क्या करती है? आपसे सीधे परिभाषा से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए परिभाषा सहित याद रखना है, क्योंकि सबको इतना पता है उच्छिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, डा ढा होता है। लेकिन वो नहीं होगा, बता क्या रहे, वो मूर्धा से बोला जाता है। बोलने को हम एक ही उच्चारण स्थान से सारे वर्ण बोल देते हैं, वो हम लोग अशुद्ध करते हैं, ठीक है। शुद्ध रूप से अगर हम टा बोले तो टा का उच्चारण स्थान हमें मूर्धा, मूर्धा मतलब क्या है? तालु के पीछे वाला भाग, वो मूर्धा कहलाता है। और बोलने को तो हम यहाँ से बोल देंगे टा, कैसे भी करते हो, ऐसे बोले ना कि जीभ ऊपर टच हो रही है, लेकिन जीभ आपके पीछे वाले भाग को टच करती हुई आती, मूर्धा को टच करती, तो वो टा का उच्चारण होता है। सिर्फ आपके डा और ढा जो है वो जीभ को झटके से ऊपर की ओर ले जाते हैं, तो उससे जो आपके व्यंजन, कौन से व्यंजन कहलाते हैं? वो उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। एक चीज इसमें ये होती है, जो भी आपके उच्छिप्त व्यंजन है ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं, ज्यादातर या तो आपके शब्द के बीच में आएंगे या शब्द के लास्ट में आएंगे। जैसे हम लिखते हैं शब्द सड़क, तो ये कहाँ पर लिखा है? ये उच्छिप्त व्यंजन है, और कहाँ लिखा हुआ है? बीच में लिखा है। जैसे लिखते हैं मेढक, तो ये भी कहाँ आ रहा है? आपका बीच में आ रहा है। ज्यादातर आपके जो है वो कहाँ पर आते हैं? बीच में आते हैं या तो अंत में आते हैं, ठीक है। शुरुआत में आने की संख्या इनकी कम रहती है, ठीक। मैं बता क्या रही हूँ, शुरुआत में आने की संख्या कम रहती है, बीच में और किनारे पे आने की संख्या ज्यादा रहती है। ये नहीं कहा कि आते ही नहीं, ठीक है। ऐसे बोलने को आप डलिया बोल सकते हो, है ना, उसमें भी आता है, ठीक है। इसको ना लिखो, यहाँ तक लिख गया है, ये समझ में आए? उच्छिप्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या याद रखनी, कितनी है? दो है। कौन कौन से? डा और ढा। उच्छिप्त क्यों कहते हैं? इसमें क्या करती है? जीभ हमें झटके से ऊपर की ओर जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? आपके उच्छिप्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब दूसरा डाल लो, अयोगवाह। वे वर्ण जो ना तो स्वर से जुड़ते हैं और ना ही व्यंजन से जुड़ते हैं,
अनुस्वार और विसर्ग। रखना ये क्या है, अनुस्वार और विसर्ग, ये है आपके क्या, अयोगवाय कहलाते हैं। उसी में कहते हैं अंग आहा क्या है आपका, अयोगवाय है, क्योंकि अंग के ऊपर जो बिंदी लगी अनुस्वार है, आहा के साथ जो बिंदी लगी वो क्या है, विसर्ग है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक, आपके हिंदी में सबसे जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक माना जाए, वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका यही है, वर्णमाला। इससे कम से कम हर पेपर में अगर आपकी 15 नंबर की भी हिंदी आती है किसी पेपर में, तो 5 से 6 नंबर का सिर्फ वर्णमाला रहता है, क्योंकि आपके पूरे आपके टॉपिक में आपसे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, काल से एक क्रिया से पूछ लेगा, लेकिन वर्णमाला से कम 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम बता रहे हैं, और मैक्सिमम में आप 10 भी पहुंच सकते हो, जिसमें हिंदी के आने की संभावना जैसे 30-35 नंबर की आती है, तो उसमें 10 नंबर के वर्णमाला क्वेश्चन आएंगे। तो इसलिए वर्णमाला को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि ये आपकी हिंदी की मेन जड़ है, स्टार्टिंग यही। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो पहले क्या पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, इसी तरह इसमें क्या पढ़े, ककारा पढ़ रहे हैं पहले, तो वो अगर अच्छे से नहीं आएगा, बेसिक नहीं हमें आएगा, तो आगे वाला भी नहीं आएगा ठीक से, ठीक है। हाँ, पहले क्यों नहीं पढ़ाते, पहले इतना डीप नहीं पढ़ाते, जितना पढ़ाते उतना भी नहीं बच्चे पढ़ पाते हैं। लिखो, किशोरी दास वाजपेयी जी ने हिंदी वर्णमाला, हाँ नोट में है, लिखना है इसी को, किशोरी दास वाजपेयी जी ने हिंदी वर्णमाला में अंग व आहा को अयोगवाह कहा है। ये पॉइंट लिखवा दिया था, हिंदी में कुल ध्वनियां कितनी हैं, 52, ठीक। अब अगर हम 52 ध्वनियां गिने तो कैसे गिनेंगे, देखो स्वर हमारे कितने हैं, 11 स्वर हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, अंतस्थ कितने हैं, संयुक्त कितने हो गए हैं, गिने कितने हुए, ये कितने हो गए, देख लो, मैथ है पढ़ते हो हैं, कितने हो गए, कितने, उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं हमारे, अब कितने हो गए, सही से गिना है, हे भगवान, कितने हो रहे हैं, 52 तो पहले हो गए थे, पहले कह रहे थे ना 52 हो रहे, देख रहे, तो अब ये टोटल हमारे कितने हो गए, ये है आपके हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियां, टोटल 52 ध्वनियां, जिसमें से 11 क्या है आपके स्वर हैं, स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 है, जिनको हमने 5 वर्गों में बांटा था, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, 4 है, कौन कौन से, सात सात, तीनों सा है और हा है, वो ऊष्म हो गए, अंतस्थ कितने हैं, 4 है, कौन कौन से, या, रा, ला, आ, वा, संयुक्त कितने हैं, छा, त्रा, ज्ञा, स्रा, 4 ये हो गए, अयोगवाय कितने हैं, 2 है, अंग, आहा, उच्छिष्ट कितने हैं, डा और ढा, तो ये टोटल मिलाकर आपके पूरे हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियां हैं, 52 ध्वनियां हैं, ठीक। लिखना हो लिख लो, ऐसे ही याद रहेगा कि 52 कैसे हो गई।
हिंदी वर्णमाला में 52 ध्वनियां हैं। किसको किसको जोड़कर पूरे 52 बने? नहीं, लिख गया? ये हमने क्या लिखी है? हिंदी वर्णमाला में 52 क्या है आपकी? ध्वनियां है। ध्वनियां मतलब क्या होता है? जिस जिस तरीके से आवाज निकल रही वो हमारी क्या कहलाती? ध्वनि कहलाती। इसके नीचे मैंने लिखा कुल वर्णमाला की संख्या। कुल वर्णमाला की संख्या जो है वो अलग है। वर्णमाला में आपके पूरे वर्ण आएंगे, बाकी जबकि आपके जो ऊष् व्यंजन है अंतस्थ है, इसी वर्णमाला के ही सा 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 उसी से तो निकाले हैं हमने। पूरे आपके जो ज्ञा तक की वर्णमाला है उसी से ही निकले हैं। तो कुल वर्णमाला की संख्या कितने से मिलकर बनेगी? 11 आपके क्या हो गए? स्वर हो गए। व्यंजन कितने हैं? 33 हैं। और 2 आपके क्या है? अयोगवाय। 11 स्वरों में हम लोग अंग आहा को नहीं गिनते हैं ना, वो औ तक गिनते हैं। औ के बाद 2 क्या बचते हैं? अंग आहा, तो उसको हम लोग अयोगवाय को लिख लिया। और 33 व्यंजनों में का से पूरा ज्ञा तक हो गया। ठीक है, तो ये पूरे इनको मिलाओ, ये टोटल कितने हुए? कितने हो रहे हैं? 33 11 कितने हुए? कल सर से कहना पड़ेगा इनको जोड़ घटाओ सिखाओ पहले। टोटल कितना हुआ? हमने नहीं जोड़ा अपने मन से। सही है, 46। तो 46 क्या है? हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी है आपकी? 46 है। हाँ, व्यंजन 36 कहाँ से हो गए? 36 गिन पढ़ के बताओ मुझे कौन तक। इसके बाद अयोग वाय को जोड़ दिया गया, अंग आ हो गया। जबकि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर वही वर्ण रिपीट है बार बार, क्योंकि वर्णमाला में भी आ रहे हैं और इसके बाद हमने ऊष् में भी उन्हीं को गिन लिया है, अंतस्थ में भी उन्हीं को गिन लिया। वो किस अनुसार गिना है? ध्वनियों के अनुसार, जिस प्रकार आवाज निकल रही। अगर वैसे देखा जाए पूरे, अगर इनको लिखोगे ना 52 को, जिसमें से बहुत से शब्द 2-3 बार बहुत से वर्ण रिपीट हुए हैं, तो इसमें क्या है? इसमें रिपीट नहीं है। तो ये क्या है? पूरी वर्णमाला है। मतलब टोटल वर्ण कितने हैं हमारे? 46 है, 46 है। और उन्हीं वर्णों को जब ध्वनियों के अनुसार अलग अलग बांटते हैं तो ध्वनियां हमारी कितनी हो जाती हैं? 52 हो जाती। व्यंजन पूछेगा टोटल तो कितने हैं? 33 हैं। स्वर कितने हैं? 11 है। अयोग वाय कितने हैं? 2। कौन कौन से? अंग और आ। हाँ ठीक है, लिखो अभी गूगल। हेडिंग डालो विभिन्न उच्चारण स्थानों, विभिन्न क्या लिखा है? हेडिंग विभिन्न स्थानों, लिखो विभिन्न उच्चारण स्थान। अब हमें इसमें ये लिखना है कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है। उच्चारण स्थान बताए मैंने 5 आपको। उन 5 उच्चारण स्थानों में से वर्णमाला का एक एक वर्ण कहाँ से बोला जाएगा। जैसे बोलते हैं का कहाँ से बोला जाता है, चा कहाँ से बोला जाएगा, अणा कहाँ से बोला जाएगा। तो ये जो मुख के जो उच्चारण स्थान है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर पहला अगर लिखें कि आपका कंठ से कौन सा बोला जाता है, कितने वर्ण है जो आपके कंठ से बोले जाते हैं। छोटा आ, बड़ा आ, ये आपका कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। इसके बाद का, खा,
और इसके बाद एक है आपका क्या, विसर्ग। इतने आपके वर्ण जो है वो कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। और कंठ कहाँ है हमारे, जो गले के यहाँ वाला भाग है ना। अब इनको बोलो सबको, लेकिन आवाज कंठ से ही आनी चाहिए। आ, आ, का, खा, गा, घा, अंगा, हा, आहा। जैसे विसर्ग में बोलते हैं तो नमः, हा आता है ना लास्ट में विसर्ग का, नमः बोलेंगे तो नमः में क्या लगा हुआ, जैसे विसर्ग लगा है। इस विसर्ग का उच्चारण भी हमारे कहाँ से होता है, कंठ से होता है। अगर शुद्ध उच्चारण करोगे तो सारे आपके जो वर्ण लिखे हैं ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से। इसका एक संस्कृत में सूत्र होता है, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा। मतलब कि आपके इतने जो वर्ण हैं ये इसी सूत्र में लिखे हुए हैं। चाहो तो ये सिर्फ सूत्र याद रख सकते हो, इस सूत्र में ही सारे वर्ण समाहित हैं। जैसे देखिए आपका ये जो आ लिखा है, क्योंकि ऐसे याद करोगे तो भूल जाओगे, जब हम सारे वर्ण लिखेंगे ना कि ता इससे वा इससे, तो हाँ सूत्र नहीं याद होगा ना, अभी बता रहे हैं यही कहोगे अभी। इस 1 मिनट सूत्र एक बार समझ लो बस, इसके बाद सूत्र नहीं बताऊंगी। शाम वाले बैच में भी स्टार्टिंग बोल रही मैम सूत्र नहीं याद हो, और बाद में सूत्र ही याद किए हैं उसको सब भूल गए, क्योंकि अभी एक लाइन लिखी है तो लग रहा है याद हो जाएगा। और जब पूरे वर्णमाला का लिखेंगे और फिर मैं 4 दिन बाद पूछूंगी तो ये याद नहीं आएगा कि बड़ा आ कंठ से था कि तालु से था। इसलिए हम सूत्र इसलिए याद रखते हैं कि सूत्र आपको ज्यादा सरल पड़ जाएगा, वो एक बार में याद हो जाएगा। इस सूत्र को अगर समझे तो पहली बात क्या लिखा है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। मतलब कि इस आ वर्ण में छिपा है आपका छोटा आ और बड़ा आ। जैसे हम लोग ट्रिक बना लेते हैं ना किसी की, उस तरह कु लिखा हुआ है। इस कु का मतलब है पूरा आपका क्या, का वर्ग। अब का वर्ग में कौन कौन से हमने पढ़े थे, का खा गा गा अंगा पूरे आ जाएंगे। इसके बाद क्या लिखा है, हा लिखा है, तो उससे समझ में आ जाएगा कि हा भी कहां से बोला जा रहा है। इसके बाद ये क्या लिखा है, विसर्ज। विसर्ज को क्या पढ़ेंगे हम, विसर्ग। मतलब कि इतनी चीजें आपकी कहां से बोली जा रही हैं, कंठ से बोली जाती है। आकुह विसर्जनीय नाम कंठा, मतलब कि छोटा आ बड़ा आ आपका हो गया कंठ से बोला जाएगा। का वर्ग पूरा कंठ से बोला जाएगा, हा कंठ से बोला जाएगा, और विसर्ग भी कहां से बोला जाएगा, कंठ से बोला जाएगा। तो जब इतनी चीजें आप एक साथ कर लोगे तो पूरा आपको एग्जाम में ये नहीं देखना पड़ेगा कि का इसमें आ रहा है कि हा इसमें आ रहा है, तुरंत से सूत्र याद आ जाएगा। तो लास्ट वाले से याद आ जाएगा कि कंठा मतलब हा आ रहा था तो कंठ से बोला जा रहा है। ठीक है, दूसरा लिखो, अब ना लिख पाएंगे, अब आप लोग ऐसे ही लिखो, सूत्र मत लिखो। नहीं अभी ऐसे याद करो, उसके बाद सूत्र बताऊंगी। कौन सा, ये लिखना हो लिख लो। अब इनको लिखो,
ऋषि 2 बार बनता है क्योंकि यही संस्कृत के अकॉर्डिंग मैंने लिखा, छोटी री और बड़ी री दोनों लिख लीजिए आप इसमें। एक आगे वाली री में 1 बार घूमा हुआ है, बड़े दूसरी वाली री में 2 बार घूमा हुआ है। बड़ी री ऐसे बनती है, 2 बार घुमाते हैं। हाँ, हो गया। बड़ा धीमे लिखते हो, देखो जल्दी जल्दी। 4 पेन लेके सजा रहे हैं। स्पीड से लिखा जाता है। 4 पेन यूज करो पर स्पीड से लिखो। क्या हो गया, टाइम हो गया क्या?